बात दिल्ली के चुनावी दंगल की करेंगे। पहले जैसे जैसे वोटिंग की तारीख मतलब 5 फरवरी नजदीक आ रही है, दिल्ली की सियासी जंग तेज होती जा रही है। अलग अलग दलों के सूरमा दिल्ली फतह करने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और आज दिल्ली में सियासत के लिहाज से दिन बड़ा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी और आज तो एआईएमआईएम के भी दिग्गज नेता दिल्ली के चुनाव प्रचार में हुंकार भरेंगे। तो कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो आज दिल्ली के चुनाव प्रचार में नजर आने वाले हैं, जरा पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजफगढ़ में शकूर बस्ती में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम योगी की किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में आज 3 रैलियां होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पालम विधानसभा में जनसभा करेंगे। मोतीबाग में पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की रोहिणी विधानसभा में जनसभा होगी। लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मुस्तफाबाद में आएंगे, आज जनसभा करेंगे। और साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में नजर आएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दिल्ली में आज रोड शो होगा। इसके साथ ही दिल्ली के चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी आज प्रचार में एंट्री। ओवैसी ओखला विधानसभा क्षेत्र के बटला हाउस में पैदल मार्च करेंगे। शाहीन बाग में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो दिग्गज आज जोर लगाते नजर आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की भी आज एंट्री होने जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं हैं, किराड़ी में, करोलबाग में और जनकपुरी में। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते हुए आज नजर आएंगे। और सीएम योगी की जनसभा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो ये जो एंट्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव के प्रचार में आज होने जा रही है, इसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने बयान दिया, ओखला जरूर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया। ओखला में नफरत नहीं चलती है, इस बार बीजेपी को और ज्यादा वोटों से हराएंगे। बीजेपी की रणनीति वोट बांटो, राज करो, ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया है। कि विधानसभा की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। वो घोंटा जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, लेकिन उनका मुंबई या महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे बयान बड़ा वायरल हुआ था। करावल नगर में भी हमने पोस्टर भी देखे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर इसका असर पड़ेगा? ओखला ज़रूर आए वो, मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी दिल्ली में आए ना आए, लेकिन ओखला में ज़रूर आए और अपना देखें वो कि ओखला क्या है। ओखला में नफरत नहीं चलती। ओखला में जितना वोट मुझे मुसलमान भाई देते हैं उतना ही वोट मुझे हिंदू भाई भी देते हैं। तो वो ओखला में ज़रूर आए। यहाँ 5 वार्ड हैं। ये जो बीजेपी है 2.5 वार्ड में लड़ती है, कांग्रेस जो है 2 वार्ड में लड़ती है, आम आदमी पार्टी 5 वार्ड में लड़ती है। 282 बूथ हैं यहाँ, इनको तो बूथ भी नहीं मालूम कहाँ है। 282 बूथ पर बराबर वोट मिलता है हमको, इसीलिए हमारी मार्जिन जो है यहाँ जो है हज़ारों में पहुँचता है। 72-73 हज़ार वोटों से जीते थे पिछले इलेक्शन बीजेपी से, उससे पहले 64,000 से जीते थे और इस बार उनको उससे भी ज़्यादा वोटों से हराएंगे बीजेपी को इंशाल्लाह। कल आप एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें आपने एक नया वर्जन दिया। आपने कहा कि बटोगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगी, इसका क्या मतलब? सेकुलर वोट को जिस तरह से तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं, एक नहीं कई कैंडिडेट अपने लड़ा रहे हैं। ये अगर इस तरह से बटेंगे तो बीजेपी बांटने की तो साजिश है। वोटों को तकसीम करके बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है, वैसे आमने सामने कभी नहीं जीत सकती हमसे। आमने सामने तो 1 लाख वोट से हारेंगे ये। इनका मकसद ये है कि जो सेकुलर वोट है उसको तकसीम करो और राज करो, और ये इसमें दिल्ली में कामयाब नहीं होंगे। हर हालत में मुंह की खानी पड़ेगी। अमानतुल्लाह खान को आप सुन रहे थे। देखिए, दिल्ली के दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज प्रचार में एंट्री। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज भी आज बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में जोर लगाते नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में अमृत स्नान, सीएम योगी की गंगा पूजा, कैबिनेट बैठक के लिए प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी समेत तमाम मंत्रियों ने त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाई और फिर सबने मिलकर गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गंगा मैया का दुग्ध अभिषेक किया, आरती की। इससे पहले तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने डुबकी लगाई। गंगा स्नान के वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में खड़े थे। डुबकी
और आइए आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। बलराम पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकित के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से आज सब पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन निगाहें यकीनन बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में 3 जनसभाएं आज करेंगे तो वहीं जाकर टिकेंगी। अंकित, निश्चित तौर पर और योगी आदित्यनाथ की एंट्री अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर जा रहे हैं वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, वो खासतौर पर वो सीटें हैं जहां पर जो है या तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो ठीक ठाक है या फिर दूसरी तरफ जो है पूर्वांचल और बिहार से आने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी है। और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री उसके साथ ही में जो है अब जो है चर्चा उनके आने से पहले ही ये शुरू हो गई है कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या नारा लेकर के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि उनके आने से पहले ही फिर चाहे वो जो है विपक्षी पार्टियां हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सवाल यही खड़े कर रही है कि आखिर इस नारे से क्या फायदा होगा, क्यों बांटने और काटने की बात की जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो इसी वजह से उनकी एंट्री चुनाव प्रचार में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से पूर्वांचल और बिहार के वोटरों को लेकर के राजनीति चल रही है, तो योगी आदित्यनाथ के आने का मतलब साफ है कि उस तबके को भी साधने की कोशिश होगी। और इस वजह से आज का दिन जब जो है योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो है जो बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं अब फुल फ्लेज जो एक एक्शन मोड है उसमें आ रही है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगा दिया गया इस चुनावी माहौल में। रमेश बिदुड़ी के खिलाफ केस खत्म करना चाहती है दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है। रमेश बिदुड़ी और उनके भतीजों को पुलिस बचाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से गलत स्टेटमेंट पर जबरदस्ती साइन पुलिस के लोग करवा रहे हैं। गोविंदपुरी एसएचओ का तुरंत तबादला किया जाए, ये आतिशी मांग कर रही हैं। सीएम आतिशी ने इसको लेकर चिट्ठी लिख दी है चुनाव अधिकारी को। ये शिकायती चिट्ठी जो आतिशी की तरफ से चुनाव अधिकारी को भेजी गई है। आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और अब इस मामले में आतिशी का कहना है कि पुलिस मिलकर बचाने का काम रमेश बिदुड़ी को कर रही है, उनके भतीजे को कर रही है, और पुलिस उनके खिलाफ केस खत्म करना चाहती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। बलराम, ये एक और मुद्दा जिसको लेकर दिल्ली चुनाव गर्माता हुआ नजर आ रहा है, रमेश बिदुड़ी को बचाने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है, तो बड़े आरोप हैं जो आतिशी की तरफ से लगा दिए गए और इसी को लेकर चिट्ठी भी लिख दी गई है चुनाव आयोग को। देखिए, आपको बता दें कि आतिशी की तरफ से ये पहली चिट्ठी नहीं लिखी गई है। इससे पहले भी 2 चिट्ठियां आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखी हैं और उसमें साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी और उनके भतीजे उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं, उसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से आज उन्होंने पत्र लिखा चुनाव आयोग को और उसमें शिकायत की है कि रमेश बिदुड़ी और जो उनके भतीजे हैं और जो उनके लोग हैं वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, और साथ ही जो गोविंदपुरी थाने के एसएचओ हैं वो जबरन उनके जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके प्रचारक हैं, उनको जबरदस्ती कागजों पर साइन करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं है, उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप है आतिशी की तरफ से वो बेहद गंभीर लगाए गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार आतिशी इस मुद्दे को उठा रही हैं और कल उन्होंने प्रेस वार्ता करके मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल के साथ काफी गंभीर आरोप रमेश बिदुड़ी पर लगाए थे और कहा था आपका बलराम पांडे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई अन्य केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। आज ही के दिन तारीख 23 जनवरी थी, साल था 1897, जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ओडिशा के कटक में। देश अपने इस वीर सपूत को आज नमन कर रहा है और उनकी जयंती के मौके पर ये श्रद्धांजलि जो सदन में दी गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को।
आइए सीधे महाकुंभ का रुख करेंगे। प्रयागराज में आपको लेकर चलूंगी, जहां महाकुंभ का 11वां दिन आज और देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इससे जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। महाकुंभ में 11वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। आज सुबह से अब तक करीब 25 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और 11 दिन में अभी तक आंकड़ा बढ़कर श्रद्धालुओं का 10 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है, जिन्होंने अब तक संगम में स्नान किया है। 26 फरवरी तक महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से महाकुंभ में आज की छठा कैसी है। जरा दिखाइए तस्वीरें मोहम्मद मोइन। देखिए, आम दिनों की तरह आज भी प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं। और संगम जाने वाले जो भी रास्ते हैं शहर से लेकर महाकुंभ तक आपको इसी तरीके की भीड़ देखने को मिलेगी। जगह जगह पर लोग अनूठे बाबाओं को देख रहे हैं, संत महात्माओं को देख रहे हैं। और हमारे बाईं तरफ आप देख सकते हैं एक चाबी वाले बाबा हैं, अपने रथ पर सवार हैं, हाथ में बड़ी सी चाबी लिए हुए हैं। और नीचे की तरफ देखिए कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस चाबी वाले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो लोगों को आज काफी पैदल भी चलना पड़ रहा है, थोड़ी अव्यवस्था भी है, थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर खुश हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्हें लग रहा है कि मानो उनका जीवन जो है वो धन्य हो गया है। तो लखनऊ से आए हुए कलाकारों की टोली हमारे साथ है, हम इनसे भी बात करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं इन श्रद्धालुओं से भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से? हम मुंबई से आए हैं, मुंबई से, भिवंडी से महाकुंभ का दर्शन करने हुए। तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ पर? सही अनुभूति हो रही है, लेकिन थोड़ा कष्ट हो रहा है, चल के आना पड़ रहा है हमको, थोड़ी सुविधा कम है। यहाँ पर लाखों लोग आएंगे, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो होगी। और ये देखिए, ये लखनऊ से आए हुए कलाकार हैं और ये स्वच्छता को लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। छोटी सी झांकी हमको दिखाएंगे, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, किस तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं? जो सरकार की नियम है, जो सरकार के रूल रेगुलेशन है कुंभ को लेके, हम लोग इसी सब चीजों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो करके दिखाइए। तो यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा एक नाटक छोटा करते हैं और बताते हैं। जी, हम लोगों को देखिए, आप सभी लोगों को हम यही बात समझाने और बताने आए हैं कि जो भी यात्री हमारे बीच में आए हैं और जो भी यहाँ के निवासी हैं, उन सभी से आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना है। जो भी हमारे देखिए, ये जो कलाकार हैं सारे के सारे लोगों ने एक ही रंग के, पीले रंग के ड्रेस पहन रखी है। और देखिए, ये पीछे महिलाओं का एक हुजूम है, दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम? राजस्थान से। राजस्थान से आई हैं, यहाँ पहुँचकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। योगी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है संतुष्ट करने लायक? बिल्कुल संतुष्ट करने लायक है। थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा है। कोई बात नहीं है, अभी नहीं चलेंगे तो फिर कब चलेंगे? जब जान है जब तक तो पैदल चलेंगे ना। बताइए, कोई भजन भी सुना सकती हैं क्या? कोई भजन सुना सकते हैं क्या? सुना दीजिए, सुना दीजिए। जय श्री राम सुनाइए और आप लोग इनका साथ देंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। कि और भी लोग हैं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? मेरी रुक्मणी खत्री। आप तो भक्ति भाव में इतना विभोर हो गई कि यहाँ झूम, बहुत मस्त झूम रही है। बहुत मस्ती आ गई, बहुत मजा आ गया है। मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? हाँ जी, हम भरतपुर से आए, राजस्थान से। बहुत अच्छा लग रहा है और इतना बढ़िया मेला है,
योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना है, थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए सिर पर गठरी रखे हुए लोग कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, गोद में बच्चों को लिए हुए हैं, सिर पर बैग रखे हुए हैं। और ये देखिए ये एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपने परिवार के किसी सदस्य के कांधे पर बैठी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोई शिकायत नहीं है। लोगों का कहना है कि वो पुण्य कमाने आए हैं तो इतनी मेहनत करने के लिए, इतना श्रम करने के लिए तैयार हैं। और अलग अलग रंग आस्था के, संस्कृति के इस महाकुंभ में आपको देखने को मिलेंगे। और जिधर नजर जाएगी आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, लोगों का हुजूम नजर आएगा। और सुबह से लेकर अब तक की बात करें तो डेली 25 से 30 लाख लोग स्नान कर चुके। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का शौचालय व्यवस्था हमको बहुत ही सुंदर लगा। उत्तर प्रदेश के जो सरकार है हमारे योगी जी देखिए पूरी जो देश है ना हमारा, सभी देश के सभी सीएम हैं, लेकिन जो व्यवस्था प्रयागराज में किया गया है ऐसा व्यवस्था आज तक कहीं नहीं देखा मैंने। प्रयागराज में ऐसा व्यवस्था है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, जितना सुरक्षित, ये तो संगम है, ये तो मेन संगम है, आप कहीं भी चले जाइए, एक बूढ़ी माता भी कहीं भी इतना सुरक्षित महसूस करेंगे ना। बच्चे हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर जो है क्या कुछ सुना सकते हैं आप लोग? कोई गीत, कोई भजन सुनाएंगे? सोच लीजिए। देखिए कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम महाराष्ट्र से, अमरावती से आए। किस तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ पे? जो कुंभ मेला, महाकुंभ मेला है जो 144 साल के बाद में आता, अब आने वाले हमारे 3 पीढ़ी के बाद में आएगा। यहाँ का नियोजन इतना बढ़िया तरीके से योगी जी ने इतना, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बहुत व्यवस्था है यहाँ पे। व्यवस्था जो की है सब यातायात जो अभी से यहाँ की व्यवस्था चालू है सर जी। और यही वजह है कि हाथ उठा के लगातार आप लोग जयकारे भी लगाते जा रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे जो श्रद्धालु हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, और जब भी इनको कोई कहीं इकट्ठे होते हैं तो इसी तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, गंगा मैया के जयकारे लगाते हैं, आनंद में अभिभूत नजर आते हैं। और व्यवस्थाओं का क्या कहना? व्यवस्थाओं की तो जमकर तारीफ करते हैं। इनका कहना है कि मोदी और योगी की सरकारों ने जो व्यवस्था यहाँ पर की हुई है वो अद्वितीय है। और यही वजह है कि कई बार ये लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के साथ साथ मोदी और योगी का नाम लेकर उनके भी जयकारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। दरअसल सनातन के प्रति अखंड आस्था के चलते महाकुंभ में हर ओर साधु संतों, श्रद्धालुओं का समंदर सा नजर आता है। एक ओर यहां हर गुजरते दिन के साथ संगम में स्नान करने वालों की संख्या का एक नया कीर्तिमान बन रहा है, और दूसरी ओर सनातन के अनूठे रंग भी यहां नजर आ रहे हैं। उन्हीं रंगों में से एक रंग को देखने और समझने का सौभाग्य मिला। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में पहुंचे निहंग दल की, जिनका धर्म के प्रति समर्पण और शौर्य अद्भुत है, अद्वितीय है। महाकुंभ साधु संतों की छत्र छाया में सनातन का ऐसा अलौकिक एहसास जो इस धरती पर कहीं और नहीं मिलता। महाकुंभ सनातन का ऐसा समागम जो पूरी सृष्टि में नहीं दिखाई देता। त्रिवेणी संगम के तट पर शस्त्र और शास्त्र, शौर्य और आध्यात्म का अनूठा संगम दिख रहा है। तलवारबाजी की प्रैक्टिस हो रही है, एक दूसरे पर हावी होने का जतन चल रहा है। कुल्हाड़ी से कलाबाजियां भी दिख रही हैं। प्रयागराज में निहंग संत भी पहुंचे हैं और उनके शौर्य से कौन वाकिफ नहीं है। तो गतका बोलते हैं, देखिए तलवारबाजी भी चल रही है, ये गतका कहा जाता है इनकी भाषा में। और ये जंग की तैयारी होती है, अगर कोई आपात स्थिति कहीं भी बन जाए तो फिर उसमें सोचना न पड़े। तो इस तरीके से जो हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस चल रही है। जितने भी यहाँ पर अस्त्र उनकी प्रैक्टिस जारी रहती है, और महाकुंभ की धरती पर निहंग संतों का शौर्य भी लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये उनके आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। सनातन से जुड़ा हर तत्व महाकुंभ के काल में मिलन का साक्षी बनता है। ये अध्यात्म में सराबोर संस्कृति में निहित वीरता का प्रमाण है, और उसकी ये एक तस्वीर कुंभ में देखने को मिल रही है। महाकुंभ में पहुंचा ये निहंग दल बहुत खास है, क्योंकि इसका एक अलग ही इतिहास है।
हम निहंग दल की बात करें तो ये बाबा फकीर सिंह निहंग दल है जो अयोध्या से ताल्लुक़ रखता है। ये वही दल है जिसने 1858 में पहली बार राम मंदिर के लिए युद्ध लड़ा था। महाकुंभ में निहंग बाबा फकीर सिंह दल की सुबह की शुरुआत ध्यान में लीन होकर प्रसाद के निर्माण से होती है। सिख धर्म से जुड़ी हर परंपरा का पालन किया जाता है। महाकुंभ में अलग अलग परंपराएं दिखती हैं, अलग अलग परिवेश दिखते हैं और एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम उसका मतलब समझेंगे। आप देखिए ये जो प्रक्रिया चल रही है ये हमारे मन में भी प्रश्न खड़े करती है कि ये क्या हो रहा है और ये प्रक्रिया क्या है। आप देखिए जो अगरबत्ती जल रही है, यहाँ पर कुछ पढ़ा जा रहा है और इसके साथ ही साथ ये घिसाई हो रही है और अब ये क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ निहंग बाबा हरजीत सिंह जी हैं। बाबा जी ये क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पे? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। इसमें बादाम, खसखस, काली मिर्च तो छोटी इलायची इसको पीस रहे हैं। मान लो जो सुनहरा स्लोत्र के साथ में इसको गुरबानी पढ़ी जा रही है ताकि इसको गुरबानी का असर उस देग में चला जाए, तो इसको पी के आदमी को बल मिलता है। प्रसाद की परंपरा के बाद दिनचर्या का अगला पड़ाव आता है और वो होता है हथियारों की आजमाइश का। गुरुओं का आशीर्वाद लिया जाता है। धर्म रक्षा की शपथ को याद करके शस्त्र चलाने का अभ्यास होता है। कुंभ में एक फौज का, निहंगों का आना एक तरह का आर्मी का आना है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जहाँ पे साधु जन आए हैं, जब भक्त जन आए हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए खालसा उनके साथ खड़ा है। यानी कि जैसे जो शैव अखाड़े वो बोलते हैं कि उनके नागा सन्यासी सैनिक हैं, वैसे ही आप लोग भी सैनिक हैं और कुंभ की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है हम सब तैयार हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। जो किसी भी अखाड़े का हो, चाहे 13 अखाड़े हों, उसके बाद कोई कथावाचक हो, जो धर्म का काम कर रहा है, हम सब उसके साथ हैं। कौन कौन से अस्त्र शस्त्र आपके पास होते हैं दल में? हमारे पास गुर्ज हैं, तलवारें हैं, नेजे हैं और बहुत सारे शस्त्र हैं जिनके पास छोटी छुरी साहब होती हैं, कृपान होती हैं, तेगा होती हैं, ठीक है, जफर जंग हैं। मान लो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम, हर आदमी के 2-2, 3-3 शस्त्र रहते ही रहते हैं। महाकुंभ में आए निहंग दल ने सभी अखाड़ों के साथ पहला अमृत स्नान किया था और धर्म की रक्षा की शपथ के साथ बाकी सभी स्नान भी करेगा। ये जो निहंग संत आए हैं महाकुंभ में, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, तो कैसा महसूस होगा आपको ये सब देख के? क्योंकि हम अलग तो है नहीं, सिख और सनातन की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक ही हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि इस बार इन लोगों ने प्रयागराज कुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर शाही स्नान में सम्मिलित होकर सिख परंपरा को एक नई व्यवस्थाओं से जोड़ा है कुंभ की। तो कुल मिलाकर महाकुंभ में शैव है, वैष्णव है, उदासी है, निर्मल है और इनके साथ निहंग दल का कुंभ से जुड़ना सनातन को और समृद्ध बना रहा है। हाँ, कुंभ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी गारंटी लेकर भी आए हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी इनकी पूरी तैयारी है, क्योंकि उन्हें एक सैनिक दीक्षा जो दी गई थी उस परंपरा का भी वो पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ आध्यात्म की राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।